हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कवर इन 3 टॉपिक्स पर: ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। आपके लिए कुछ मैं छटे हुए न्यूमेरिकल्स लाया हूँ, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि मज़े लग जाएं तो ज़रूरी है कि मेरे साथ साथ अपने आप भी ये न्यूमेरिकल्स सामने करते जाइए। तो ले आइए अपना पेन और कॉपी और स्टार्ट करिए मेरे साथ आज का लेक्चर नंबर 2। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे, ये है आपकी स्क्रीन पे, बोल रहे हैं अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ये लीजिए, इस तरीके से एक सेल लिया जिस सेल का ईएमएफ बोल रहे हैं E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसके साथ एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस, ये लीजिए वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका खुद का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लिख रहे हैं कितना है, 998 ओम। ठीक है, EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम। फाइंड द PD अक्रॉस द वोल्टमीटर that across the terminals of the cell and percentage error in the reading of voltmeter। यहाँ पे प्यारे, जब वोल्टमीटर हम लगाएंगे, वोल्टमीटर का काम होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। बच्चे, अगर हम इस वोल्टमीटर को इन दोनों टर्मिनल्स के बीच लगाते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 वोल्ट्स, जो कि ईएमएफ दे रखा है इसका। लेकिन प्यारे, ये जो वोल्टमीटर है ना, ये 2 वोल्ट की रीडिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये 2 वोल्ट की रीडिंग तब मिलती है, ईएमएफ तब वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और थ्रू द सेल। लेकिन जैसे ही हम वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे वैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सेल से करंट निकलना चालू हो जाएगा, जो बाहर भी जाएगा अंदर भी जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल में कुछ गिरावट आ जाएगी। वो क्या गिरावट आएगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, वही ये पूछ रहे हैं। तो सिंपली पहले हम यहाँ पे I निकाल लें। बेटा, आगे न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले यूज होने हैं, वो एक साथ लिख दे रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिए। वही आगे पीछे अलट पलट के सारे न्यूमेरिकल्स में लगने वाले हैं। सबसे पहले V इज इक्वल टू IR तो होता ही होता है। अगर कोई एक इस तरीके से सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये तो होता ही होता है। एक और है V इज इक्वल टू E माइनस IR, जब सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल से करंट निकल रहा है, लेकिन जब सेल चार्ज हो रहा है तो V का फॉर्मूला क्या है, E प्लस IR। ठीक है, ये तब जब सेल चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग। एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे करंट का फॉर्मूला है प्यारे, इस सर्किट में कितना करंट होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। प्यारे, बस यही 4-5 फॉर्मूले पे बेस सारे न्यूमेरिकल्स घूमने वाले हैं, तो ये नोट कर लो। फिलहाल चलिए वापस आ जाइए, हमने V निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले कोई भी V का फॉर्मूला लगा लो, I तो चाहिए ही होगा, तो पहले मैंने कही कि I निकाल लो। I का फॉर्मूला टोटल EMF, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है प्यारे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जैसे ये टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज सर्किट में अगर देखा जाए कितना बैटरी लगी है, 2 वोल्ट की, और टोटल रेजिस्टेंस देखा जाए, जो आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते थे, E अपॉन R प्लस R। E ये हो गया, R हो गया 998 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2, तो ये आपका आ गया 2 अपॉन 1000 यानी 0.002 एम्पियर। ठीक है, अभी हमने V निकालना है, तो आप चाहे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, चाहे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आना है। चलो तो सिंपल फॉर्मूला ही लगा देते हैं। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो इसके लिए पोटेंशियल का कि इसके अक्रॉस
अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, ऑब्वियसली IR लगा लो। चलो IR लगाते हैं, I आपका आ गया है 2/1000 और ये आपका है R दे रखा है 998, इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 1996/1000 इज इक्वल टू 1.996 वोल्ट। पहला पार्ट हो गया। अभी कह रहे हैं सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। बच्चे आपको मालूम है जब सेल से करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल गिर जाता है, जितना बचता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला E माइनस IR। ये लीजिए, E दे रखा है 2, I दे रखा है 2/1000 और इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका वो भी 2। तो ये कितना हो गया 2 माइनस 0.004, ये कितना आया 1.996 वोल्ट। अरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर और बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो सेम आया। अरे बिल्कुल 1.996 सेम तो आएगा प्यारे। अगर देखा जाए वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये खुद A और B के बीच कनेक्टेड है, और जबकि सेल के दो टर्मिनल्स देखे जाएं ये भी A और B के बीच कनेक्टेड है। जब सेम 2 पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो आना ही आना है। और वैसे भी टर्मिनल वोल्टेज जितना बचता है सेल का वही तो आगे जाएगा, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रजिस्टर में होगा। तो ये मैंने पहले ही कही थी, चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें दोनों सेम आने हैं। फिलहाल हमने अलग अलग करके दिखाए क्योंकि उसने अलग अलग पूछे थे। कह रहे हैं परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। आप देखिए ये वोल्ट मीटर को रीडिंग देनी चाहिए थी पोटेंशियल की 2 वोल्ट, लेकिन वो 2 वोल्ट ना देके कितनी दे रहा है 1.996 की रीडिंग दे रहा है, यानी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है। तो इसमें कुछ एरर है, वो कितनी परसेंटेज एरर है वो पूछा गया है। तो ये लीजिए परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो बताइए 2 की जगह अगर इतनी दे रहा है तो एरर कितनी है 2 माइनस 1.996 की एरर आ रही है। इतनी की एरर है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो अपॉन कितने में से इसकी एरर है वो इनटू 100 कर दें तो इस तरीके से परसेंटेज आ जाता है। फिर से सुन लीजिए, परसेंटेज एरर निकालना है, कितनी थी वैल्यू कितनी हो गई तो इसको माइनस किया, इतने की एरर आ रही है, इतने की गड़बड़ी आ रही है, रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही है तो वो हमने माइनस करके देखी। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपके अगर 10 नंबर आए हैं 15 में से तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं 10/15 इंटू 100। ऐसी कितनी एरर आई है कितने में से इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकल आएगी। ये लीजिए आपकी हो गई 0.004/2 इंटू 100, पॉइंट हटा 3 0 लगे 2 0 कट गए 2 और आंसर इज 0.2% की इसमें एरर है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे? ये बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार अपने न्यूमेरिकल सेशन में बोलता हूँ, ध्यान रखिए। अगर न्यूमेरिकल सेशन में आपको वाकई मज़े लगाने हैं अपने से तो ज़रूरी है जब न्यूमेरिकल सामने आए पॉज करिए, पहले अपने आप करने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशन फिर समझ में आ जाए उसके बाद फिर अपने आप करिए, तब ही मानिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया और दिमाग में बस गया। अगर ऐसे ही सिर्फ देखते जाएंगे तो उस समय तो समझ में आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन बाद में पक्का है, गारंटी है, अगर अपने आप हाथ से नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप अगले दिन याद रखें ना रखें कोई भी भरोसा नहीं है, गारंटी है भूल ही जाना है। तो इसलिए साथ साथ में लिखते हुए चलते रहें, अपने आप करते हुए। फिलहाल चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, पॉज मारिए बेटा, अपने आप करने की कोशिश करिए, ये आप अपने आप कर सकते हैं। फिलहाल करने के बाद नहीं हो तो देखिए कैसे होना है। बोल रहे हैं इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीड्स 1.5 वोल्ट। वोल्ट मीटर इस बार ये सेल से फिर से पैरेलल में ही लगाया रखा है, पैरेलल में ही लगाया जाता है वोल्ट मीटर। कह रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग इतनी है व्हेन द की इज ओपन। की इज ओपन, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है प्यारे, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 1.5 वोल्ट। यानी ये जो 1.5 वोल्ट है हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे कि ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो इसे क्या बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है प्यारे, तो ये हो गया इसका ईएमएफ। कह रहे हैं व्हेन द की इज क्लोज्ड, की क्लोज कर दी, ये लीजिए क्लोज कर दी, क्लोज का मतलब ऑन कर दी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग गिर के 1.35 हो गई, यानी ये इसका
टर्मिनल वोल्टेज हो गया, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। करंट जब फ्लो होने लगेगा तो गिर के कितना पोटेंशियल होता है, उसे टर्मिनल वोल्टेज, जो कि दे रखा है इतना। कह रहे हैं एमीटर रीड्स 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो फाइंड द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये लीजिए EMF तो हमने निकाल ही लिया, अलग से हम लिख देंगे 10 EMF इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ये जब उसने अलग से पूछा है तो अलग से दिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट सही लिखें और उसे बॉक्स में करें। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, लीजिए तो सिंपल है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, V है, E है, I है, तो फॉर्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये लीजिए सिंपल है, 1.35 माइनस 1.5 माइनस E कितना था, E था 1.5, I है 1.5 और R हम निकालने के लिए ये पूरी चीज़ इधर ले आए, तो 1.5 इंटू R इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.35, ये कितना हुआ 0.15, 1.5 इंटू R इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 0.1 और यूनिट क्या होगी, ओम। ठीक है प्यारे, सिंपल सा था। लेकिन यहां पे एक नई चीज सुनिए, क्या बोल रहा हूं मैं प्यारे, जैसे ही हमने यहां पे वोल्टमीटर लगाया, ठीक है, अगर की ऑफ थी तो हमने कहा जो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम E कहेंगे। लेकिन एक बात सोचिए कि जब हम यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसे, वोल्टमीटर लगाएंगे तो प्यारे वोल्टमीटर लगाने पे बाहर करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये जो सेल है, आपके दिमाग में कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सेल है सर, सेल से यहाँ से तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना सर, ये वाला सर्किट कंप्लीट होने से यहाँ तो करंट फ्लो होने लगेगा ना, और यहाँ जब करंट फ्लो होगा, सेल के अंदर करंट जाएगा तो सर पोटेंशियल डिफरेंस तो गिर जाएगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, सिर्फ वोल्टमीटर लगाया था तो पोटेंशियल डिफरेंस गिर गया था। जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे वोल्टमीटर में करंट जाने से पोटेंशियल डिफरेंस गिरेगा, चाहे नीचे जाए या ना जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ना गिरे, उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो वोल्टमीटर है ना, ये आइडियल लिया जाता है। अगर आइडियल लेंगे ना तो ऊपर बिल्कुल भी करंट, बिल्कुल ना के बराबर कुछ भी करंट जाता ही नहीं है। बोले सर आइडियल का क्या मतलब है? बेटा एक आइडियल वोल्टमीटर इज अ वोल्टमीटर विच हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। और सोचो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो सेल से करंट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जिस रास्ते में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, रुकावट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं, या जाएगा भी तो मामूली सा करंट जाएगा, जिसके करंट से इस सेल के वोल्टेज पे, गिरावट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही रहेगा, क्योंकि करंट ना के बराबर बिल्कुल फ्लो होगा, सेल के अंदर करंट जाएगा ही नहीं, बाहर भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से गिरावट भी कोई नहीं आएगी। तो इस केस में बोला नहीं था, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये जो वोल्टमीटर लगाया है ये आइडियल है, आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल पॉज करिए और फिर अपने आप करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, पढ़िए अपने आप। कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 4 वोल्ट ईच, 3 सेल्स हैं, ये लीजिए हमने 3 सेल्स बना लिए, 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, जिन तीनों का EMF 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट है। ठीक है, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, R कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया टू अ 6 ओम रजिस्टर, टू अ 6 ओम रजिस्टर। ठीक है, इसे कैपिटल R से डिनोट करेंगे। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1.5 एम्पियर। ये लीजिए जो बोल रहे हैं वो हम यहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं, 1.5 एम्पियर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल्स, टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में क्योंकि I दे रखा है तो सिंपली आप I पे जाइए, I का फॉर्मूला लगाइए। I का फॉर्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF या कह लो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल V अपॉन टोटल R। ठीक है, यानी फॉर्मूला होता है E अपॉन R प्लस R,
टोटल E अपॉन R प्लस R ये फॉर्मूला होता है प्यारे। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये लिखने की बजाय ये मैं तब लिखता जब सिर्फ एक सेल होता है, या बहुत सारे सेल्स हैं तो टोटल EMF की अगर बेटा बात करें, 4 4 4 को अगर सीरीज में लगा दें तो टोटल EMF कितना हो जाना है, 4 × 3 ऐड हो जाता है वोल्टेज सीरीज में। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मत कहना सर ये पैरेलल में लगा, प्यारे ये सब एक के बाद 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 एक लगी है, सब सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 6 प्लस R कितना, 3R। ये लीजिए I की वैल्यू आपको दे रखी है, इससे क्या निकालना है, स्मॉल r आ जाएगा। तो फिर V भी आई जाना है, पॉज मार के करिए अगर अभी तक नहीं किया था, जब तक मैं कर रहा हूँ। इस पूरे को हम इधर की तरफ ले आए तो ये हो गया, या बल्कि ऐसा करिए यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 4 × 3 अपॉन 3 कॉमन लेके 2 + R हो जाएगा। ये कट गया 3 3 से, ये इधर ले आइए, ये हो गया आपका 1.5 × 2 + R = 4। ठीक है, ये हो गया 3 + 2R = 4, 2R = 1, R = 1/2 और यूनिट ओम। ठीक है प्यारे, ये हो गया, R की वैल्यू आ गई आपके। सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है? ठीक है प्यारे, ओके चेक कर लीजिए पहले एक बार। यहाँ पे 4 × 3 4 × 3 ठीक है 3 बार, और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 + 3R। इसे हम इस तरीके से अगर डायरेक्ट करें, इसे इधर की तरफ ले आए, 6 + 3R = 4 × 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा 0 लगा, 15 1 = 15 2 = 6 + 3R = 8, 3R = 2, R = 2/3। प्यारे यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी है हमने, चेक करिए क्या गड़बड़ी करी है। यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 1.5, ये कटा 3, ये 2 + R इधर गया, ये हो गया 3, ये गलती कर दी बेटा, यहाँ पे 1.5 आना है। फिलहाल अब कैलकुलेट करिए, इससे R आपका आ जाएगा 2/3। फिलहाल ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज निकालिए, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल्स। बेटा यहाँ दो बातें हैं, टर्मिनल वोल्टेज का एक तो फॉर्मूला ये होता ही होता है। इसने जो टर्मिनल वोल्टेज पूछा है वो अकेले सेल का पूछा है या अक्रॉस द सेल। यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर E की वैल्यू हम ये डाल दें, E की वैल्यू अक्रॉस ईच सेल की, अगर हमें ईच सेल का अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, E है आपका एक सेल का 4, पूरे सर्किट में करंट है 1.5 और एक सेल का हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो एक सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे जो कितना है 2/3। पॉइंट हटाया 10 लगा, 2 1 = 2, 5 1 = 5 1 = 5 3 = 3 3, कट गया, कितना आ गया 4 - 1 = 3 वोल्ट। ये जो बेटा टर्मिनल वोल्टेज निकाला है ये आपने एक सेल का निकाला है। और अगर आप उससे आपसे पूछा गया होता कि टर्मिनल वोल्टेज निकालिए अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का टर्मिनल वोल्टेज निकालना होता तीनों का मिला के, तो प्यारे फिर यहाँ पे ये जो चीज़ें लेते ये भी तीनों की मिला के लेते। जैसे तीनों का EMF की बात करें तो मिला के है 12 वोल्ट, 4 + 4 +, करंट तो हर जगह सेम ही है 1.5, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा फिर यहाँ पे 3 × R हो जाता। 3 × R करते 3 सेल का मिला के, तो 3 × दिस हो जाता है ये आपका 2, तो ये हो गया 3, 12 - 3 = 9 वोल्ट। तो तीनों का मिला के पूछा है तो 9 वोल्ट, ईच सेल का पूछा है तो 3 वोल्ट। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द, सही कर लीजिए, यहाँ पे अक्रॉस ईच सेल की बात करी है, तो फिर आप ये वाला निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, बोल रहे हैं 4 आइडेंटिकल सेल्स। अभी 3 आइडेंटिकल सेल थे, सीरीज में ज्वाइन थे, अभी कंसेप्ट आ गया 4 आइडेंटिकल सेल ज्वाइन इन पैरेलल। देखिए हर तरीके का यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ सिर्फ उसके आंसर नहीं करा रहा हूँ, साथ साथ में आपको कंसेप्ट्स भी बहुत सारे क्लियर होने वाले हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट आर ज्वाइंड इन पैरेलल। ये लीजिए पैरेलल में 4 सेल ज्वाइन कर दीजिए। बहुत ही धैर्यता से, पेशेंस से जो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराया मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। इन पैरेलल सप्लाइंग अ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम रेजिस्टर ज्वाइंड इन पैरेलल। ये एक एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा है जहां पे 2 रेजिस्टर्स हैं 15 ओम के, वो भी कैसे लगे हुए हैं,
पैरेलल में, इस तरीके से 15 ओम और 15 ओम। ठीक है प्यारे, ये ऐसे बन गया। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एज रेड बाय आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। कह रहे हैं हर सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो मिल रहा है वोल्टमीटर से वो कितना है, 1.6। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा ऐसे हर क्वेश्चन में जिसमें ये सब चीज़ें दे रखी हैं, पिछले सारे क्वेश्चंस में भी हमने वही करा। सबसे पहले आप क्या निकालिए, करंट निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ उसके बाद आ ही जाएगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला लगाते हैं ना उसमें आई आता ही आता है, तो आई तो चाहिए ही चाहिए। तो आप ये बताइए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर, ठीक है। ये बताइए कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाना है, आर डैश मान लो अगर, तो बेटा आर 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 अगर 4 बार पैरेलल में लगे तो क्या हो जाना है, R/4। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अगर बात करूं, कैपिटल R 15 का मिला के टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाना है, 15 यानी 15/2, जिसे मैं लिख दे रहा हूं 7.5 ओम। ठीक है प्यारे, अभी क्या बोले, अभी आप I का फॉर्मूला निकालिए। I होता है E/R प्लस R। प्यारे टोटल EMF भी हमें यहाँ चाहिए होगा। अगर 2 वोल्ट 2 2 2 पैरेलल में लगा दें 4 बार 2 2 2 2 तो मिला के EMF कितना हो जाना है, 4 बार है 2 2 2 2 2 कितना हो जाना है, 8 वोल्ट। मत लिख देना भैया, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर इसका 2 है 2 है 2 है तो इफेक्टिव भी हमने डेरिवेशन कराई थी, कितना ही रहेगा, 2 ही रहेगा। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7.5 और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R/4। ये तो आपका आया I। अब क्योंकि उसने V दे रखा है तो आप V का फॉर्मूला लगा दो, या तो लगा दो V = E - IR, या फिर लगा दो V = IR। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये छोटा है, ये लगा दीजिए 1.6 = 2/7.5, है ना, और 7.5 प्लस R/4 और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, 7.5। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल का निकाल के दिखा दीजिए कि भैया कितना आ रहा है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है प्यारे, आंसर 7.5 आएगा, मैच कर लीजिएगा। क्या इसका कोई और तरीका भी था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का? एक तो ऐसे निकाल सकते थे और कुछ बच्चे डायरेक्ट भी निकाले होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, E/V - 1 × R। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लगाएंगे तो एक बार में आ जाएगा। आप ईच सेल का निकालना है तो ईच सेल का आप यहाँ पे E लगा दीजिए 2, ईच सेल का आप V लगा दीजिए 1.6 और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और देखिए क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है प्यारे, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए तो जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। फिलहाल करिए ये, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहे हैं कि 4 cells of identical EMF and internal resistance are। ठीक है, 4 सेल्स हैं, ये लीजिए हमने लिख दिया 4 सेल्स हैं जिनका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हैं टू अ वेरिएबल रजिस्टर। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज विद करंट। बेटा ग्राफ्स मैंने बताए थे V और I के बीच, ये ग्राफ होता है सेल्स के लिए जहां हम EMF पढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल, हर सेल का EMF निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ये भी निकालना है। एक नई चीज़ यहाँ पूछी गई है, ये बहुत ही अलग है, ध्यान से बनिए रहिए। देखिए क्या पूछा है, पहले हम ये निकाल लें। बेटा इस तरीके का ग्राफ जब भी आएगा बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए तो है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूछा जा सकता है होम एग्जामिनेशन में भी। ऐसे जब ग्राफ आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने इधर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और ये ग्राफ जहाँ 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे आप कुछ वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट्स पे वैल्यूज़ दे रखी हैं V और I की। हम लेते हैं सबसे पहले C पॉइंट। बेटा एट पॉइंट C की बात करें तो C पॉइंट पे बताइए V कितना है, V कितना है 0, तो V = 0, जबकि I कितना है 2।
I है 2 एम्पियर। तो आप ये देखिए इससे क्या होगा, I है 2 एम्पियर, अगर हम फॉर्मूला लगाएं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये ग्राफ एक सेल का दे रखा है, ये टोटल मिला के सेल्स का दे रखा है वी और आई। ऑब्वियसली चारों का मिला के वी और आई के बीच क्या रिलेशन आई है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज डालेंगे ये चारों सेल्स की मिला के डालेंगे। चारों सेल का वोल्टेज कितना, 0। चारों सेल्स का मिला के टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, 4E। ठीक है ना, 4 सेल का सीरीज में E प्लस E प्लस E प्लस E 4E। आई 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस, 4 सेल्स हैं प्यारे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R सीरीज में ऐड हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R। ये पूरा 4 2 जा 8R इधर ले आइए, तो 8R इज इक्वल टू 4E। तो ये R आपका आ गया E/2। ठीक है प्यारे, लेकिन अभी इससे तो कुछ नहीं निकला, तो आप एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए, जैसे पहले C लिखा था अब A ले लीजिए, एट पॉइंट A पे जरा V की वैल्यू बताइए, V कितना है, साफ साफ 5.6 है 4 सेल्स का मिला के, और I कितना है, देखिए यहाँ पर I की वैल्यू हो गई बिल्कुल 0, Y एक्सिस पर X की वैल्यू ये 0 हो गई, करंट हो गया 0। फिर से फॉर्मूला लगाइए V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, लेकिन फिर से यहाँ पे जो करेंगे चारों सेल्स का मिला के V कितना है 5.6, चारों सेल्स का मिला के EMF 4E, लेकिन I 0 होने से ये पूरी टर्म 0 होते ही क्या निकल आया, देखिए E निकल आया, E इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 4, ये आपका कितना आ गया 4 1 जा 0.4, E इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट। बक्से में कर दीजिए, ये लीजिए, इसका फायदा पता चला, E की वैल्यू यहाँ डालते ही ये लीजिए R भी आ गया आपका 0.7 ओम, वो भी बक्से में। बोले सर आपने ये 2 पॉइंट क्यों लिए, सर बीच का पॉइंट भी ले सकते थे। जी हाँ, बीच का भी ले सकते थे, बी पॉइंट पे V की वैल्यू इतनी होती, I की वैल्यू इतनी होती, वो भी कर सकते थे, लेकिन A और C लेना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे I की वैल्यू 0 हो जाती है, C वाले पॉइंट पे V की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 डालेंगे तो इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, 0 होने से काफ़ी सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही 2 पॉइंट लेना, बीच वाला अगर दे रखा हो तब भी। फिलहाल आगे आए, बोल रहे हैं फॉर व्हाट करंट फ्रॉम सेल्स डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स, कह रहे हैं कितना सेल्स से करंट मिले कि पावर कैसी हो, मैक्सिमम हो। बच्चे ध्यान करिए, मैंने EMF वाला जो लेक्चर था जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताए थे, वहाँ डेरिवेशन कराई थी, सारे लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। EMF वाले पे जाना अगर नहीं देखा है, वहाँ मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो, मैक्सिमम करंट ड्रॉ तब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से व्हेन मैंने डिराइव कराया था ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स ग्रुपिंग, सीरीज, पैरेलल, वहां हमने डिराइव कराया था सबसे आखिरी में कि मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन व्हेन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। याद आया, नहीं आया, एक बार जाके देख लो, एक इंपॉर्टेंट बात है ये। मैक्सिमम करंट तभी ड्रॉ होगा जब टोटल एक्सटर्नल और टोटल इंटरनल बराबर होंगे। ध्यान रख लो, वापस से फिर से बोल रहा हूं, दिमाग में बसाओ सर क्या बोल रहे थे कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर, फिर से सुनो, मैक्सिमम करंट चाहिए या मैक्सिमम पावर चाहिए, वो तभी मिलेगी जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें 4 सेल्स की तो ये हो जाएगा 4R। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 4 × 0.7 इज इक्वल टू 2.8 ओम। लेकिन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, इसने करंट पूछा है कितना करंट फ्लो हो कि पावर मैक्सिमम हो। पावर मैक्सिमम कह लो चाहे I मैक्सिमम कह लो, दोनों की कंडीशन सेम होती है। लिख लो फिर से, ठीक है। तो करंट पूछ रहे हैं कितना होगा, तो बेटा करंट का फॉर्मूला है आपके पास E/R प्लस R। E की वैल्यू, टोटल सर्किट का करंट निकालना है तो यहाँ पे एक सेल का डालोगे या 4 सेल का, ऑब्वियसली सर्किट में जो करंट है वो 4 सेल से आ रहा है, तो EMF भी 4 सेल्स का लिखोगे जो कितना है 4 × 1.4,
और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2.8, ठीक है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 4 सेल्स का मिला के 4 × 0.7, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये हो गया आपका 4 × 1.4 अपॉन 2 × 2.8, ये कट गया 2 से, ये कट गया, आंसर आ गया 1 और यूनिट एम्पियर। ठीक है प्यारे, बात समझ पा रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है, ये नोट कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान करो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की कंडीशन है कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है प्यारे, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, नोट करिए जब तक। क्या बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फिर एक सर्किट आ गया। सर्किट में क्या बोले हैं? 2 बैटरीज ईच ऑफ EMF E and internal resistance R are connected in parallel। ठीक है, दोनों का EMF E, internal resistance R parallel to external resistance R, current I। ठीक है, ओके। फॉर what value of R maximum power will be obtained? आ गई वही वाली बात, मैक्सिमम पावर कब मिलेगी? पॉज मारो, अपने आप करने की कोशिश करो, नहीं आए तो मेरा सोल्यूशन देखना। बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर कब मिलेगी? फॉर मैक्सिमम पावर हम लिखते हैं कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R, जबकि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R और R का पैरेलल में मिला के क्या हो जाना है? R/2। तो एक चीज निकल के आई, R और R में रिलेशन। लेकिन उसने पूछा क्या है? कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R। ये लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, ये तो आपने निकाल लिया, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वो भी तो निकालो। पावर कितनी होगी? मैक्सिमम पावर की कंडीशन तो निकाल ली, लेकिन वो पावर कितनी ऑब्टेन होगी वो आपको निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? I² R। पावर का फॉर्मूला I² R। ठीक है प्यारे, पावर का फॉर्मूला V²/R भी होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको V निकालना पड़ेगा, V = E - I। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। पावर का फॉर्मूला I² R के लिए R की जगह तो R/2 लिख देंगे, लेकिन I निकालना पड़ेगा। I का फॉर्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अभी देखिए टोटल EMF E और E का मिला के 2E लिख दो 2E नहीं, पैरेलल में E है तो टोटल EMF भी E ही रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो बाहर का है R, जबकि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है R और R का मिला के R/2। यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे हम R की जगह R/2 लिख दें, तो ये R/2 + R/2 बन जाना है R। ठीक है प्यारे, नीचे R हो गया, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, I की जगह डाल दीजिए E/R का होल स्क्वायर और R की जगह डाल दीजिए R/2। ये इस तरीके से मैक्सिमम पावर निकल आनी है, E²/R² × R/2। ये कट गया, ये आपका आ गया E²/2R। कुछ बच्चे अभी ये देखिए कि क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल R की टर्म्स में भी आंसर आ सकता था। कैपिटल R की टर्म्स में अगर निकालते तो क्या होता है? स्मॉल r की जगह 2R लिख दीजिए, स्मॉल r की जगह अगर 2R लिखेंगे तो ये बन जाएगा E²/4R। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। गारंटी है कई स्कूल्स में, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। कंपटीशन के लिए बहुत कंसेप्ट्स ये क्लियर करने वाला है, ध्यान से बने रहना, बहुत ध्यान से। कह रहे हैं अ सेल ऑफ अननोन EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R are connected to two unknown resistances, is connected to
टू अननोन रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 ग्रेटर है R1 से, एंड अ परफेक्ट एमीटर आर गिवन। ठीक है प्यारे, बोल रहे हैं एक सेल है, सेल को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इस तरीके से सेल को कनेक्ट किया गया है। ठीक है प्यारे, सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसे कनेक्ट किया गया है दो रजिस्टर्स R1 R2 और एक परफेक्ट एमीटर। परफेक्ट एमीटर क्या होता है प्यारे, आगे की यूनिट्स में हम आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्टमीटर या परफेक्ट एमीटर, परफेक्ट वोल्टमीटर पढ़ने वाले हैं। क्या है अभी शॉर्ट में बता दूं, परफेक्ट एमीटर यानी जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। फिर से सुन लो, नोट कर लो, अभी बोला था मैंने आइडियल वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, आइडियल एमीटर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। क्या होता है, क्यों होता है, आगे यूनिट में पढ़ेंगे। फिलहाल करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड इन 5 डिफरेंट सिचुएशंस। सबसे पहले करंट मेजर किया गया विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यहाँ सेल के साथ एमीटर लगा रखा है, लेकिन एमीटर में कितनी करंट की रीडिंग आ रही है वो बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए निकाला गया, इस तरीके से। फिर कैसे किया गया, अगली सिचुएशन में विद रेजिस्टेंस R1 ओनली। अगली बार रजिस्टर लगाया, कौन सा, ये इस तरीके से देखिए, सिर्फ R1 रजिस्टर लगाया, ये लीजिए R1 रजिस्टर। तो करंट की रीडिंग देखी गई एमीटर में कितनी आ रही है। ठीक है, फिर विद R2 ओनली, अगली बार लगाया R2 ओनली, ये लीजिए, ये EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एमीटर A और रेजिस्टेंस R2। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से बनाते जाइए। अगली बार कैसे लगाया गया, अगली बार लिखा हुआ है विद रेजिस्टेंस बोथ R1 एंड R2 इन सीरीज। सीरीज में लगा दिए दो रेजिस्टर्स, ये इस तरीके से सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो दो सेल्स लगा रखे हैं वो, सॉरी रेजिस्टर्स लगा रखे हैं वो सीरीज में इस तरीके से लगा दिए R1 एंड R2। और अगली बार कैसे किया गया, बोथ रेजिस्टर्स R1 एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगली बार पैरेलल में लगा दिए, ये लीजिए, बना लीजिए फिर से, ये R, ये E और ये पैरेलल में लगा दिए दो रजिस्टर, ये R1 और ये R2 पैरेलल में। ठीक है, अच्छा सा डायग्राम बना लीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा लिखने से गड़बड़ आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे एमीटर हर केस में लगा ही लगा है। एंड करंट इज नोटेड इन ऑल द 5 केसेस। और करंट की जो रीडिंग्स आई 5 केसेस में वो दे रखी हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन साफ साफ क्या लिखा है, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ये जो 5 रीडिंग है, ये नहीं कि पहली वाली रीडिंग इसकी, अगली वाली रीडिंग इसकी है, कोई किसी भी ऑर्डर में ये दे रखा है। अभी कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेंट्स इन द 5 केसेस। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करंट किस केस में रहा होगा, समझ के करना है, अभी सॉल्व करे बिना करना है कि किस करंट की वैल्यू किस सर्किट में आई होगी। पहले तो सिर्फ सोच के करेंगे, बिना कोई न्यूमेरिकल करे, बिना कोई कैलकुलेशंस करे, लेकिन उसके बाद कैलकुलेट भी करना है कि E, R1, R2 और R की वैल्यू क्या रही होगी। फिलहाल कैसे करें, उससे पहले ये बताओ प्यारे, इसमें जो करंट होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है। टोटल EMF यहाँ कितना है E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R। तो ये इस तरीके से हो गया आपका E अपॉन R की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू देखें, फॉर्मूला देखें क्या होगा, टोटल EMF E और टोटल रेजिस्टेंस प्यारे R1 प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R, जबकि यहाँ पे टोटल करंट हो गया टोटल EMF E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R, R2 प्लस R। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, अभी समझो कि एमीटर आइडियल होने का क्या मतलब था बेटा, आइडियल एमीटर, परफेक्ट एमीटर 0 रेजिस्टेंस का होता है। ये कहने का मतलब इनका यही था कि एमीटर जब लगाया है ना, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कंसिडर मत करना, इसलिए उसने लिख दिया कि एमीटर आइडियल है, परफेक्ट है, इसके रेजिस्टेंस की बात हम करेंगे ही नहीं करेंगे। फिलहाल बात आई तीसरे केस में। तीसरे केस में देखो प्यारे, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो टोटल EMF तो हो गया E, जबकि टोटल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, अच्छा लास्ट केस में देखो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल EMF E,
टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 और R2 का पैरेलल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इंटरनल R। ये देखिए ये 5 केस के इस तरीके से करंट के फॉर्मूले आ गए। अब आप ये बताओ कि इन 5 केसेस में से सबसे ज़्यादा, ध्यान से समझना कैसे बताने वाले हैं कि कौन सा करंट किस सर्किट का है। ये बताओ सबसे ज़्यादा करंट किस सर्किट में होगा और सबसे कम करंट किस में होगा। ऑब्वियसली उसी सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा जिस सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे कम है। सबसे कम रुकावट तो करंट सबसे ज़्यादा, और सबसे कम रुकावट किस में है? ऑब्वियसली देखिए जिसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, ये वाला, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम, तो इसका करंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा करंट इसमें से कौन है? 1 2 3 4 5, ये है सबसे ज्यादा करंट, यानी पहला वाला करंट 4.2 एम्पियर इसका रहा होगा। ठीक है प्यारे, चलो नेक्स्ट। अब सबसे कम बता दो, चलो ये हो गया, इसे काट दें। अब बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम करंट किसका रहा होगा? सबसे कम करंट रहा होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कब होगा? अकेले में या 2 में, और 2 में भी किस में? ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस कम होगा। इन दोनों में से रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा? जब सीरीज में लगा दें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इस फोर्थ केस का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें करंट सबसे कम होगा। सबसे कम कौन सा है इसमें से? ये है, ये लीजिए। तो इसका आपके पास आ गया 0.42, ये लीजिए, ये भी बात खत्म हो गई। अब बताइए इन तीनों में से किस में से, अरे कहाँ है ये है, अच्छा हाँ, इन तीनों में से बचे आपके ये हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों में से बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? प्यारे आपको मालूम है पैरेलल में लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा हो जाता है, यानी पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस गिर जाता है, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस इन दोनों से ही कम होगा। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो करंट सबसे ज़्यादा होगा। करंट सबसे ज़्यादा, रेजिस्टेंस सबसे कम तो करंट सबसे ज़्यादा। बचे हुए 3 करंट में सबसे ज़्यादा करंट कौन सा है? ये। तो फिर से 1.4 जो आपका आ गया, तो आप देखिए इसका कितना रहा होगा? 1.4। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हम रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट डिसाइड कर रहे हैं। इन तीनों का बचा था, इन तीनों में सबसे रेजिस्टेंस कम इसका, तो करंट सबसे ज़्यादा इसी का 1.42। ठीक है प्यारे। अब बचे ये दोनों, 1.4 है, सॉरी, ये इस तरीके से बचे दोनों, और 2 करंट्स बचे हैं। एक 0.6 एम्पियर बचा है और एक 0.6 और एक 1.05 एम्पियर। अब आप बता दो ना, बताओ 1.5 1.05 किसका होगा और 0.6 किसका होगा? आप देख लो, R1 और R2 उसने दिए थे, R2 बड़ा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका करंट कम होगा। रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है R2 उसका करंट कम होगा, यानी ये होगा 0.6, बचा ये 1.05। देख पा रहे हो किस तरीके से हमने करंट डिसाइड करे कि कौन सा किस में करंट फ्लो हो रहा होगा? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो प्यारे एक काम कर दिया करो, कुछ लिख भी देना कि सर हाँ आ गया समझ में, बहुत बढ़िया आ गया। कमेंट बॉक्स में लाइक भी मार देना और कमेंट में लिख भी देना। नहीं आया तो लिख देना कि सर तरीका सही नहीं था, समझ में नहीं आया। फिलहाल प्यारे बात आई कि अब ये तो हो गया, अब कह रहे हैं कैलकुलेट ई R1 R2, ये चारों की वैल्यू निकालनी है, ई R1 R2 एंड R की, बचे हुए 4 चीज़ों के। कैसे निकालें ये ध्यान रखो। अब कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप ई निकालो। ई आपका कितना निकला? ई निकला 4.2R। ठीक है, ई निकला 4.2R। यहाँ से इसको नंबर डाल दो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड कर दें, थोड़ा क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि लंबा ना जाए। यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें प्यारे तो ई से ई कट जाएगा, यहाँ मुझे डायरेक्ट लिखना होगा।
अंडरस्टूड है कि क्या आने वाला है, डिवाइड करके ई से ई कटेगा, ये ऊपर जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो लंबे स्टेप्स करके लिखना आप लोग। इस तरीके से दिस अपॉन दिस आपका आ गया 4.2 अपॉन 1.05, जो कटेगा 4 जा तो ये आपका आ गया R1 प्लस R इज इक्वल टू 4R, यानी 3R इज इक्वल टू R1। ठीक है, ये R1 निकाला आया यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से E निकल आया। अभी आप समझो क्या कर रहे हैं, E निकल आया R के टर्म्स में, R1 निकल आया R के टर्म्स में। क्यों निकाला है भी समझ में आएगा। अभी हम क्या करें, 1 और 3 को डिवाइड कर दें, जैसे 1 और 2 को किया था, अब 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दें। तो फिर जब डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 3, E से E कटेगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस अपॉन दिस में R2 प्लस R ऊपर आ जाएगा, R नीचे आएगा, और 4.2 अपॉन 0.6, 4.2 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटा, 6 1 जा 6 7 जा 42, और ये हो गया R2 प्लस R इज इक्वल टू 7R, यानी R2 इज इक्वल टू 6। बोले सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? बच्चे इससे ये फ़ायदा तो हो रहा है कि E, R1, R2 तीनों की वैल्यूज़ स्मॉल r के टर्म्स में तो निकल आई, लेकिन प्यारे इन 3 वैल्यूज़ को अगर किसी भी इक्वेशन में आप डालेंगे तो उसके आगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप सोचिए अगर E की वैल्यू यहाँ 4.2R डाल दें, R1 की जगह भी इस तरीके से 3R डाल दें, किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, कट पिट के दोनों तरफ LHS RHS इक्वल हो जाएगा, लेकिन किसी भी E1 R या R2 की वैल्यू निकलनी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बस ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। यानी इन 5 इक्वेशन से E, R1, R2, R की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इतना तो बता सकते हो कि किस में कौन सा करंट है जो हमने निकाला, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। कई बुक्स में वैल्यू निकाली गई है, वैल्यू निकाल के उन्होंने आंसर भी दिया है, बट उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। वहाँ पे कंसीडर क्या किया गया है वो बता दूं, उन्होंने लेट अस अज्यूम कर लिया है कि लेट से R की वैल्यू 1 ओम ले ली है, और यहाँ पे R की वैल्यू 1 लेके E की वैल्यू 4.2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4.2 वोल्ट निकाल दी है। यहाँ पे 1 लेके 3 ओम आ जाएगी, और यहाँ पे 1 लेके 6 ओम आ जाएगी, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो निकालने को बस आखिरी में आप कह सकते हैं कि इफ R इज इक्वल टू 1, R जरूरी नहीं है 1 हो, R कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 होगी तो ये वैल्यूज होंगी, इतना निकाल के आप छोड़ सकते हैं। बट दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर। हाँ, लेकिन किस में कौन सा करंट होगा ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैंने आपको पूरी तरीके से सही समझाया है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? तो ये आज के न्यूमेरिकल्स थे, उम्मीद है बढ़िया लगे होंगे, और इसके आगे हम अगले लेक्चर्स में बहुत बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के। जैसे आपने 10th क्लास में सीरीज पैरेलल करे थे, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते थे, वोल्टेज करंट निकालते थे, वो बचपन के क्वेश्चन थे। अभी बड़े वाले क्वेश्चंस बच्चों से आगे जाके 12th क्लास के बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं, मज़े लगने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अगले टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।